नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनावी राज्यों में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति केंद्र की राजनीति पर अच्छा खासा असर डालती है। ऐसे में चुनाव से पहले जितिन प्रसाद का कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका और बीजेपी के लिए फायदा माना जा रहा है। और वहीं बीजेपी के बढ़ते कुनबे से क्या बीजेपी में असंतोष बढ़ेगा और जतिन के बीजेपी में आने के बाद अब क्या समीकरण बनेंगे, बड़ा मुद्दा में आज इसी पर करेंगे बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद पूरे ना होने की वजह से नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ गया है। पायलट को रोकना अब कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट को पार्टी अपने साथ कैसे साध कर रखती है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ने का कारण बताया कि उन्होंने 7 साल का इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में जनसेवा की पूर्ति नहीं हो रही थी और अनदेखी की जा रही थी, इसलिए वो बीजेपी में आए। अब यूपी में बीजेपी नेताओं का ये मानना है कि जितिन के आने के बाद चुनाव में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। खैर, कितनी मजबूती मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जितिन का बीजेपी में जाना बाकी कांग्रेस शासित राज्यों पर क्या असर डालेगा? क्या इन राज्यों के बागियों को भी दल बदल का विकल्प मिलेगा? तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब यूपी में क्या समीकरण बनेंगे, क्या बदलाव होगा जितिन प्रसाद के आने के बाद। और इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पंजाब में भी अंतरकलह के चलते काफी कुछ वहां पर उठापटक देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी अब देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कैबिनेट विस्तार की वहां पर मांग की जा रही है। और हालांकि पिछले साल सचिन पायलट की तरफ से भी आवाज बुलंद की गई थी, अपने हक की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और कुछ वादे हाईकमान की तरफ से किए गए थे उनसे, लेकिन उन वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। और जितिन प्रसाद के जाने के बाद ये माना जा रहा है कि अब राजस्थान में भी पायलट एक बार फिर से मोर्चा खोल रहे हैं। कल दौसा के दौरे पर रहेंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि वहां पर आगे इससे जुड़ा कुछ फैसला भी लिया जा सकता है। क्या एक बार फिर से अपनी बात को मनवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे सचिन पायलट? और वहीं सबसे बड़ी जानकारी यहां पर दर्शकों को हम पहले दे दें कि पंजाब के हालातों को देखकर हाईकमान ने जो कमेटी बनाई थी, उसके बाद कमेटी ने अब यहां पर एक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जल्द हो। और साथ ही साथ ये कहा है कि सीएम सभी को साथ लेकर चलें, सिद्धू को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें इस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट में कही गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आवाज फिलहाल उनकी नहीं मिल पा रही है, तो उनको भी जल्दी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं शुभेंदु शेखर जी आपके पास आना चाहूंगी जी। आपकी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन कांग्रेस से युक्त बीजेपी आप लोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत मतलब एक जहां पे कांग्रेस ने जिस तरीके से देश के अंदर करप्शन फैलाया हुआ था और जिस तरीके से पूरे देश को एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी दिशा में लेके जा रहे थे जो भारत के लिए ठीक नहीं था, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात करी थी। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे हैं और हैं भी अभी, और वो यदि ये चाहते हैं कि वो देश को आगे ले जाएं और हमारे साथ जुड़े, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कि कांग्रेस जैसा करप्शन मुक्त भारत, कांग्रेस जैसा ढीली चलेगी जैसी सरकारें जो आगे भारत नहीं बढ़ पा रहा था, विश्व स्तर पे उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने कांग्रेस मुक्त भारत कहा था।
और आज भी कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देश हित में काम करने वाले लोग हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में आमंत्रण है, आमंत्रित किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पर क्या ये माना जाए कि अभी इससे पहले सिंधिया आए थे और अब जितिन प्रसाद आपकी पार्टी में आ गए हैं। राजस्थान की बात करें तो पायलट वहाँ पर मोर्चा खोले हुए हैं, उनको लेकर भी आपकी पार्टी के नेता अलग तरीके के बयान दे रहे हैं कि वो भी पार्टी में आएंगे तो स्वागत होगा। देखो, मैं पूजा जी दो चीज बताता हूँ। ये जतिन प्रसाद जी तो 2019 में ही आ जाते हैं। प्रियंका गांधी यूपी की इंचार्ज बनाई गई थी, उनके साथी थे ये, उस समय आना चाहते थे और उनके जो सीट जो चाह रहे थे उस समय तक हम लोग बीजेपी की सीट डिक्लेयर कर चुके थे, इसलिए 2019 में नहीं आए। आपको बता देता हूँ, 5 लोगों का एक बात हुई थी क्या आपकी सचिन पायलट जी से कि वो आना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। आप जिस दावे के साथ कह रहे तो हमें लगा शायद बात हुई होगी आपकी पार्टी। मैं आपको बताता हूँ, 5 लोगों की एक टीम है। 5 लोगों में सिंधिया जी है, मिलिंद देवड़ा जी है, जितन जी है, सचिंद्र जी है और दिव्या है। दिव्या ज्वाइन कर चुकी है, सिंधिया जी ज्वाइन कर चुके हैं, जितेंद्र प्रसाद जी ज्वाइन कर चुके हैं। मिलिंद जी का आज का ट्वीट देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा वो कब ज्वाइन करेंगे। और सचिन जी कल आप उनके दौरा जो दौसा में वो विजिट करने वाले हैं, उसके में वो भी क्या करना चाहते हैं पता लग जाएगा जी। तो बात नहीं भी हुई है, पर उनके क्रियाकलापों से, उनके ट्वीट से और उनका असंतोष, जो कांग्रेस में कोई आज का असंतोष नहीं है, हर बार जब इस तरीके का जब वो हारते हैं। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही है, इस पर हम अरुण जी से भी जानना चाहेंगे कि बहुत दावे के साथ कह रहे हैं शुभेंदु जी की सचिन पायलट पिछले बार ही आ जाते, लेकिन पहले से ही सीट वहां पर किसी और को दे दी गई थी, इस वजह से वो नहीं आए। और मिलिंद देवड़ा की वो बात कर रहे हैं आज के ट्वीट को लेकर कि वो भी जल्द ही पार्टी में आ जाएंगे। मैंने जितिन जी के लिए कहा मैडम, सचिन जी के लिए नहीं कहा था यूपी में। जी ठीक है, अरुण त्रिपाठी जी। जी देखिए, अच्छी बात है, अगर किसी को कांग्रेस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में जाना है जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि ये पहले भी हो चुका है, लोग दल बदल की राजनीति करते रहते हैं। अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि सत्ता से जुड़े रहे, सत्ता के लोगों के साथ रहे। अब जितिन जी गए, उसके पहले सिंधिया जी गए थे, तो सिंधिया जी क्यों गए थे आपको पता होगा। सिंधिया जी जिस लोग में गए थे, हालांकि राज्यसभा सांसद तो बन गए, लेकिन बाकी जो जिस लोग में गए थे वो तो हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन सिंधिया जी उस सरकार से आज कुछ करा नहीं सकते। यहाँ तक कि सिंधिया जी बार बार ये कहते रहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमारा काम कर दीजिए। हालांकि खुद उनके क्षेत्र में वहाँ के वोटर और वहाँ के लोग जो है लापता का पोस्टर लगाते हैं कि सिंधिया जी के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। तो इसका सीधा परिणाम है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में भी जाता है सत्ता का लोभ लेकर के, उसके बावजूद कार्य नहीं हो रहा। अब चूंकि आज का डिबेट है जितिन प्रसाद जी पे, अब जितिन जी गए हैं। जितिन जी इसके पहले ब्राह्मण परिषद बनाए थे उत्तर प्रदेश में, हर जिले में उनकी टीम खड़ी हुई थी और हर जिले में वो कार्यकर्ताओं से अपने मिल रहे थे, ब्राह्मणों को एकत्र कर रहे थे, ब्राह्मण की लड़ाई लड़ना चाहते थे। अब जो सरकार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं करा रही है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, एक ऐसी बच्ची जो है कि खुशी दुबे, जिसका बस यही एक गलती है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी किया था अपने पिता के दबाव में, जो कि एक अपराधी के साथ था। वो अपराधी नहीं था, लेकिन सरकार ने उसको भी अपराधी बना दिया और उसकी नवविवाहिता पत्नी जो एक दिन पहले विवाह हुआ, तो उसको भी अपराधी बना के पिछले 10-12 तो आपका ये कहना है कि सत्ता की लालच में जितिन जी वहां पर गए हैं, सत्ता की लालच में गए हैं। अरुण जी सुनिए, उत्थान करते हैं जितिन प्रसाद जी, या जितिन जी बता सकते हैं। सत्ता की लालच में वो वहां पर गए हैं। सिंधिया का आप उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर वो गए, उनके काम तब भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसका मैं जवाब शुभेंदु जी से लूंगी, लेकिन यहाँ पर संदीप चौधरी को भी हम इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। संदीप जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो दल बदल का दौर शुरू होता है और ये कहकर दल बदल किया जाता है कि जनसेवा की पूर्ति पार्टी में नहीं हो रही थी, अनदेखी हो रही थी, और खास तौर पर जब चुनाव आता है उस दौरान ही नेताओं को जनसेवा याद आती है। देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से पार्टी बदलने का काम हिंदुस्तान की राजनीति में होता है, ये आज से नहीं है, कोई नया नहीं है, पुराना है। और हमारे नेता, कुछ नेता ऐसे होते हैं, आप अगर जतिन प्रसाद जी के बारे में जानेंगे तो 2001 में वो यूथ कांग्रेस से जुड़े थे, 2004 में वो सांसद बन गए थे, फिर वो मंत्री बन गए। तो इतने कम पीरियड में इतनी ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं, तो वो लोग मुझे नहीं लगता सत्ता से दूर रह सकते हैं। अब जो लोग सत्ता से दूर
नहीं रह सकते, वो पार्टी बदलने में यकीन रखते हैं। और एक चीज माननी पड़ेगी कांग्रेस नेताओं की, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को टॉप लेवल, एक प्रधानमंत्री का चेहरा छोड़ दीजिए आप, टॉप लेवल से नीचे तक देखिए, वही चेहरे आपको कांग्रेस में दिखाई देते थे, वही बीजेपी में दिखाई देते, लगभग वही चेहरे चला रहे हैं। तो कांग्रेस ने नेताओं के लिए फौज खड़ी की थी जो आज भी सत्ता से दूर नहीं रह सकती, और दूसरी पार्टियों की मजबूरी है उन लोगों को लेना। और जिस तरीके से ये लोग एक आरोप लगा देते हैं परिवारवाद का, कि परिवारवाद, आप मुझे ये बताइए कौन सी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? क्या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया नेता अमित शाह के बेटे जो शाह है अभी आपकी बीसीसीआई में सेक्रेटरी, उनकी जगह ले सकते हैं? क्या राजनाथ सिंह जी के बेटे की जगह ले सकते हैं? क्या वसुंधरा के बेटे की जगह ले सकते हैं? क्या कल्याण सिंह जी के बेटे की जगह ले सकते हैं? किसकी जगह लेंगे, कहाँ जाएंगे? और वो खुद एक परिवारवाद का उदाहरण, के पिताजी कांग्रेस में बड़े नेता रहे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल धरातल पे नहीं। तो क्या बीजेपी की मजबूरी मानते हैं कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में लेना? संदीप जी, क्या बीजेपी की मजबूरी है कि वो कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं? देखिए प्रीति जी, ये मजबूरी नहीं कह सकती आप, लेकिन इससे एक माहौल बनता है राजनीति में, इलेक्शन का एक माहौल बनता है, पार्टी की मजबूती का एक माहौल बनता है। जब एक पार्टी छोड़ के लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं तो लोगों को इसका एक मैसेज जाता है, जनता के बीच में एक मैसेज जाता है कि ये पार्टी, इसका मतलब सत्ता में आने वाली है। हालांकि ये चीजें पिछले कई इलेक्शन में, आपने बिहार का इलेक्शन देखा, आपने बंगाल का इलेक्शन देखा, बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा जाता है, बड़े बड़े नेताओं को मिलाया जाता है, लेकिन ढाके 3-5 चौफा लगे ना 5 वे की आग, वो वाली कहावत सिद्ध हुई है। जी शोभेंदु जी, क्या आपकी पार्टी के पास खुद के नेता कार्यकर्ता नहीं हैं जो दूसरी पार्टी से आ रहे नेताओं को आप ले रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी इससे असंतोष बढ़ेगा। अगर कुनबा बढ़ रहा है तो असंतोष भी बढ़ेगा। नए जो आ रहे हैं उनको आप अहमियत दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं, और जो जमीनी स्तर पर आपके काम कर रहे हैं पन्ना प्रमुखों की आप लोग बात करते हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए प्रीति जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इस कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 18 करोड़ विश्व की सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। और इस 18 करोड़ मेंबर्स के अंदर, जैसा संदीप जी कह रहे थे कि राजनीतिक परिवारवाद की बात है, तो यदि संदीप जी भूल गए हैं, यदि परिवारवाद की भाषा समझनी हो तो इनको सपा से समझना चाहिए, कांग्रेस से समझना चाहिए है, और मायावती से समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेचुरल है, यदि राजनाथ सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके बेटे ने भी अच्छा काम किया, तो उनको यदि कोई टिकट दिया गया है तो कोई पोस्ट नहीं दी गई, कोई मंत्री नहीं बना दिया गया। जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। इसलिए मैं संदीप जी को कहना चाहता हूं, परिवारवाद की डेफिनेशन को याद करके आए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद में लेके ना आए। दूसरी चीज, ये जतिन प्रसाद जी, संदीप जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। जतिन प्रसाद जी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे, एक अच्छा इनका कार्यकाल रहा, अनडिस्प्यूटेड लोग रहे, और इनके पिताजी और उसके भी पिताजी, आप इनको मैं बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो, इनकी जो दादी हैं, दादी नहीं, वो भी उनकी रविंद्रनाथ टैगोर की नीज थी। मैं वही बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छे परिवार से रहे ये लोग, और बड़ा स्टेटमेंट परिवार था, कभी भी इन्होंने छोटी राजनीति नहीं करी है, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिए हैं। तो जब पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी उसी वक्त आप अप्रोच कर लेते, कह रहे थे वो 7 साल के लंबे इंतजार के बाद वो आए हैं, तो फिर आप तभी क्यों नहीं आपने अप्रोच कर लिया उन्हें? हम अप्रोच नहीं करते, हम काम करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को देखकर, हमारे कार्यकारी शैली को देखकर ये कांग्रेस के अंदर दिवालियापन हो गया है, तो उनको लगता है कि अब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और हर चुनाव के बाद ये तय होता है, हर चुनाव के बाद ये तय होता है, पार्टी के मित्र कह रहे हैं हमारे बहुत कुछ होगा, भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, होता नहीं है। अभी पंजाब में देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश में आपने देखा ही है। संदीप जी देखिए मैडम, जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के साथी बोल रहे थे, मैं प्रीति जी किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, और मैंने आपसे कहा कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। आप मुझे एक पार्टी नहीं बता सकते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, विमला बाथम का नोएडा से टिकट काट के सिटिंग MLA का राजनाथ सिंह जी के बेटे को, पंकज सिंह को दिया गया। और जब ये बात करते हैं मंत्री बनाने की, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह जी एक टाइम में उसी समय में राज्यपाल थे राजस्थान के, उनके बेटे सांसद थे राज भैया जी, और
उनके जो पोते हैं संदीप सिंह वो यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं। तो ये चीजें परिवारवाद का ही उदाहरण है और मैं इनको गलत भी नहीं मानता। अगर पब्लिक के बीच में जाते हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप जीत के आते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जबकि प्रसाद आरोप लगाते हैं तो ये चीजें हास्यास्पद हो जाती है। तो बीजेपी में बिल्कुल ये परिवारवाद तो बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है, बिल्कुल ये बात भरे पड़े हैं लोग। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी अरुण जी, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि जब भी कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं तब ये सवाल उठता है कि, और वो लोग जा रहे हैं जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, ऐसा क्या हो रहा है पार्टी में जो राहुल गांधी के करीबियों की भी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी भी अनदेखी की जा रही है और वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो आपका साधुवाद कि जितने भी लोग जाते हैं, आप ये कह रही हैं कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी का करीबी है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी का करीबी ना हो। जब ये कांग्रेस में रहते हैं सब लोग राहुल गांधी के ही लोग हैं, और जब ये नहीं बात सुनी जाती, क्यों अनदेखी की जाती है? इतिहास निकाल करके कहती है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े हुए थे, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े हुए थे, ये दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े हुए थे। देखिए अच्छी बात है, कहना चाहिए। कांग्रेस के लोग अगर कहीं जा रहे हैं और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे उनके साथ उनका पारिवारिक संबंध था, तो ये सत्य बात है। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको ये पता ही नहीं था कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ किस रिश्ते से थे, क्या क्या उनके नजदीकियां थे। चलिए शुभेंदु भाई ने अगर ये स्वीकार किया, अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ पर प्रीति जी ये है कि दोनों मजबूर थे। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर थी, जितिन प्रसाद भी मजबूर थे। सर आप मुझे ये बताइए कि करीबी, आप कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता करीबी है, तो क्यों जा रहे हैं पार्टी छोड़ के? सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वही मैं बता रहा हूँ, मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है। क्या मजबूरी? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, वो सरकार आपको पता है कि किस प्रकार से गंगा में लाशें बह रही थी, किस प्रकार से नकारा सरकार हो चुकी थी, ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न कर रही थी, सरकार के ऊपर आक्षेप लग रहे थे। इस वजह से जितिन प्रसाद जी को ये लेकर के गए। जितिन प्रसाद जी की यह मजबूरी थी कि उन्होंने तो एक परिषद का निर्माण कर दिया, लेकिन ना उसको कांग्रेस पूछ रही थी, ना बीजेपी, ना कोई अन्य दल पूछ रही थी। अब इनको लगा कि ठीक है, कांग्रेस नहीं पूछ रही है तो बीजेपी में जिसको हम गाली देते हैं उसी के पास चलते हैं, क्या पता वही पूछ ले। अब ब्राह्मणों का उत्थान नहीं होगा। हाँ, जितिन जी का उत्थान हो सकता है उनको कोई पद दे दिया जाए, लेकिन वो ब्राह्मण नेता भी नहीं थे। प्रसाद ब्राह्मण नेता नहीं होते। तिवारी, दुबे, पांडे जो है, मिश्रा, वो ब्राह्मण नेता होते हैं। कि प्रसाद कहाँ से ब्राह्मण नेता हो गए? तो ये भी आप मत चलाइएगा। शुभेंदु भाई को हम बोल देंगे, गलतफहमी में मत रहिएगा शुभेंदु भाई। पूर्वांचल का दुबे, पांडे, उपाध्याय, मिश्रा, शुक्ला जो कहेगा वही होता है, वही ब्राह्मण होता है। अवस्थी जी भी कहेंगे तो थोड़े समय के लिए मान लिया जाएगा, लेकिन प्रसाद के कहने पर ब्राह्मण बहकावे में नहीं आएगा। आप तो लोगों को जी छल लिए और आप पद दे दीजिए उनको, बस यही करिए। आपने कारण तो जवाब तो अभी नहीं दिया कि आखिर वजह क्या रहती है, क्यों चले जाते हैं? क्या वाकई में हाईकमान नहीं सुनता? क्या वाकई में कोई अध्यक्ष पार्टी का नहीं है, इस वजह से पार्टी कमजोर हो रही है? इसके पहले उनके पिताजी भी पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। जितिन जी आए, राहुल जी ने उनको बहुत से ज्यादा सम्मान दिया, मंत्री बनाया, केंद्र में सांसद बने 2 बार। फिर क्यों चले गए छोड़ के सर? लेकिन वो उनका जाना यह है कि क्योंकि वो सत्ता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सत्ता के साथ जाएं। आपने देखा होगा एक प्रदेश के प्रभारी भी थे वो, जिस प्रदेश में एक सीट नहीं जितिन जी जितवा पाए। अब वो उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे? ठीक है शुभेंदु जी, क्या सत्ता दी जाएगी? क्या जितिन को सत्ता मिलेगी आपकी पार्टी में आकर? वो कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में गए हैं, तो कुछ एग्रीमेंट हुआ है? अब कुछ तो कहेंगे कांग्रेस के लोग भी कि क्यों चले गए, उनका भी कहना समझ में आता है। पार्टियां में लोग आते हैं, अब त्रिपाठी जी क्या कहें, उन्होंने बताया कि वो ब्राह्मण भी नहीं है, और हम शायद ब्राह्मणों की राजनीति से बहुत ऊपर जा चुके हैं। हमें देश की राजनीति करनी, देश को आगे बढ़ाना है, और यूपी में ये ब्राह्मणवाद, ये ठाकुरवाद या बैकवर्डवाद, इससे ऊपर निकलना चाहिए। यदि देश डेवलप होगा तो आगे जाएगा। जहां तक आपने मेरे को प्रश्न पूछा है कि उनको पद दिया जाएगा, तो देखिए क्या पद दिया जाएगा? वो हमारे एक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे। मैं वर्षों से यूपी का रहने वाला हूँ, आजकल दिल्ली में हूँ, दिल्ली का प्रवक्ता हूँ। जैसा जैसा पार्टी जो जिसको जैसा काम देती है वो करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि सिंधिया जी की बात नहीं सुनी जा रही है,
मैं कहूंगा सिंधिया जी की सब बातें सुनी जाती है, उनको राज्यसभा में ले आया गया है। महत्वाकांक्षा तो सिंधिया की और भी थी सर, केवल राज्यसभा सांसद बनाकर उनको रख दिया गया। राज्यसभा सांसद बना के क्या रख दिया जाएगा? ये तो वो कांग्रेस में भी बन सकते थे, राज्यसभा सांसद तो कांग्रेस भी उनको बना देती। क्यों अरुण जी क्या उनको कांग्रेस राज्यसभा नहीं भेज सकती थी? देखिए वहां पे राहुल गांधी अपने 5 मित्रों के साथ हैं, उनका ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनकी कांग्रेस टूट रही है। और आपको मैं बता दूं अगले 6 महीने के अंदर कांग्रेस के कम से कम 5 टुकड़े होंगे, और ये चीज इसकी शुरुआत है। किस आधार पर आप कह रहे हैं? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? जो राहुल गांधी की जो सेल थी, जो 5 लोगों से राहुल गांधी जुड़े हुए थे, आपको अभी हमने सिंधिया जी का नाम बताया, मिलिंद देवड़े का नाम बताया। मिलिंद देवड़े का आज का ट्वीट देख लीजिए, जितेंद्र जी आई गए, सचिन पायलट का कल का आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, और दिव्या बहुत क्लोज थी और पूरा सोशल मीडिया संभालती थी। ये 5 लोग टूट गए, जो पहला सेल टूटा, बाकी सेल तो अपने आप टूटने को तैयार है। पंजाब का देख लीजिए। क्या मिलिंद देवड़ा के एक ट्वीट को आप ये मानते हैं कि वो आपकी पार्टी में आ जाएंगे? इसको आधार मानते हुए आप कह रहे हैं? देखिए मैं तो ये कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मिलिंद देवड़ा ने इसका विरोध नहीं किया, जतिन जी को उन्होंने कांग्रेचुलेशन कहा। इसका क्या मतलब है? आप इसका मतलब तो समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम गए हो, हम भी आ रहे हैं। अभी चुनाव नहीं है वहां पे, आप आइए देखिएगा, वहां पे समय पे आने पर वो भी लेंगे। मेरा ये कहना है कांग्रेस का अपना इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं है और वो कई बंटवारे में जा रहा है। और जहां ये कह रहे हैं राहुल गांधी से सब लोग जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी किसी से नहीं जुड़े हैं, खाली अपने और अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि सत्ता नहीं मिलेगी, आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। अब वो कह रहे हैं सत्ता के लिए नहीं आए हैं, जनसेवा के लिए आए हैं। लेकिन हम सब बेहतर तरीके से समझते हैं अगर जनसेवा ही करनी होती तो फिर वो कांग्रेस में ही कर लेते। तो ऐसी क्या गारंटी है कि आपके साथ भी रुकेंगे अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो? देखिए कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। जब कांग्रेस जो डूबती हुई नाव है तो लोग उसको अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, जो राष्ट्रवादी लोग हैं। और कोई स्टेटमेंट नहीं है, यदि वैक्सीन से लेकर किसी भी विषय पर, आज वेस्ट बंगाल में जहां पे उनकी 25 साल 30 साल सरकारें रही हैं, वहां एक सीट नहीं मिली। तो लोग जो अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। मोदी जी की उन्होंने एक कार्यशैली देखी है और उनको लगा है कि यहाँ पे रह के वो अच्छा कर सकते हैं, समाज सेवा अच्छी कर सकते हैं। और वहां जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो रहता है और वो रहना भी चाहिए। उनको यदि एमपी बनना है, चुनाव लड़ना है, मंत्री बनना है, ये सबके लिए सबके मन में रहता है। इसको बुरा मानने की भी बात नहीं है। और चूंकि वो मंत्री रहे, उनका सम्मान है हमारी पार्टी में। जी संदीप जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सत्ता नहीं मिलेगी, केवल एक आम कार्यकर्ता की तरह वो रहकर काम करेंगे। क्या लगता है आपको कि जनसेवा की वो बात कह रहे थे और यहाँ पर आकर भी अगर सत्ता नहीं मिली, जनसेवा ही करने आए तो अपनी पार्टी में कर लेते, सत्ता नहीं मिलेगी तो क्या लगता है इस पार्टी में भी टिकेंगे? देखिए प्रीति जी, मैं आपको बता दूं, सत्ता और पावर के साथ चलने वाले लोग कहीं टिकते नहीं हैं। और ये चीजें आज से नहीं, बहुत पहले से होती आई है। और सबसे बड़ा इसमें जो किस्सा है वो पार्टी का जो रूट लेवल का कार्यकर्ता है वो किस्सा है। जिस तरीके से अभी शुभेंदु जी बैठे हैं जी, अगर देखा जाए शुभेंदु जी शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जो समाजवादी पार्टी में सारी जिंदगी लगा के आए, बीजेपी को गाली देकर के आए, आज वो इनके ऊपर आकर के बैठ गए हैं। राजीव जेटली जो हरियाणा से आते हैं वो इनेलो के कार्यकर्ता थे, इनेलो के प्रवक्ता थे, आज वो आकर के बीजेपी के प्रवक्ताओं के ऊपर बैठ गए। जबकि हक उन लोगों का बनता है जो पार्टी का बेस बने हुए, जिन्होंने चाट पट्टी दिखाई है, जिन्होंने नेताओं को नेता बनाया है, उनका नंबर यहाँ पे कट जाता है। इसी तरीके से सिंधिया की बात कीजिए, बड़े नेता है, पार्टी में आए हैं, ठीक है, लेकिन वो पद के लिए आए हैं और किसी न किसी बीजेपी नेता का जहाँ नंबर था सांसद बनने का, उसका नंबर काट दिया गया है। जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा में बीजेपी से आए, उनको मंत्री बनाया गया, कांग्रेस छोड़ जाए, तो वो जगह किसी बीजेपी कार्यकर्ता की थी। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का पिछड़ा हो जाता है, उनको दबना हो जाता है। इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह, मतलब भरमार है आपको, मैं हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, बड़े बड़े नेताओं के नाम बता सकता हूँ। गीता बहुगुणा ये बहुत अच्छी इनके सामने उदाहरण है। सुभेंदु जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो बीजेपी कांग्रेस से आई हैं और बीजेपी में मंत्री बन गई है, आकर के इनको टिकट मिले। जबकि उस जगह, उस एरिया में, उस विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते थे, उनके सपने तो चकनाचूर हो गए, वो तो पिस गए।
तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं के घर से किसी को बैठाना है या उसको नीचे से काम शुरू कराना है। वो हमारी विचारधारा से प्रभावित है, वो बीजेपी से जुड़ना चाहता है, तो मैं क्यों उसको मंडल में कर दिया जाए, मंडल से जिले में आएगा, जिले से प्रदेश में आएगा, प्रदेश से नेशनल के लिए आएगा। लेकिन इन चीजों का मेन का जो कार्यकर्ता है उस पर जोर पड़ता है, टॉप लेवल पे लोग समझते नहीं है। तो इन चीजों का जाने वाले टाइम में देखते हैं खामियाजा बनना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं, मैं जो हमारे शुभेंदु जी है जानते हैं, पुरानी राजनीति भी जानते हैं, जब कल्याण सिंह भी यूपी के मुख्यमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री पद उनका गया आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बाद में पार्टी छोड़ दी, दूसरी समाजवादी पार्टी से भी हाथ मिला दिया, फिर बाद में बीजेपी में आए। तो ये नेचर है नेताओं की, जो पावरफुल नेता होते हैं, शोभिंदु जी होता है वो पावर के साथ चलते हैं। शोभिंदु जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं संदीप जी की बात को ठीक कहता हूँ कि जो राजनीतिक लोग हैं उनकी अपनी राजनीतिक एक मंशा रहती है और उससे वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे भी यही है कि एक पार्टी कैसे बड़ी बनती है। हम तो ऑलरेडी 18 करोड़ लोग हैं। अब इससे यदि कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, जतिन प्रसाद जी का एक अपना एक औरा है, उनके कुछ लोग हैं और वो जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनको जोड़ते भी हैं और उनको उनके तरीके के काम भी दिए जाते हैं। इसी तरीके से जैसे सिंधिया जी को जोड़ा हम लोगों ने, सिंधिया जी ने बहुत सारे वर्किंग करके दिया हम लोगों को और बहुत सारी ऐसी चीजों की भी इंफॉर्मेशन दी जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम थी। तो इस तरीके से लोगों का आना, हाँ आपकी बात भी मानता हूं कि जब कुछ लोग बाहर से आते हैं तो हो सकता है कि टेम्परेरीली कुछ लोगों का कहीं ना कहीं, जिनका जो लोग उस विधानसभा में या उस क्षेत्र के लिए सांसद के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको रोक दिया जाए। ठीक है अरुण जी, ये सब चीजें पार्टी पे चलता है। अरुण जी आपके पास भी आना चाहूंगी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल, समय की भी कमी मेरे पास। जो जितिन जी गए हैं, क्या इसका दूसरे कांग्रेस शासित राज्य हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा? अगर हम राजस्थान को ही देख लें, वहां पर भी एक बार फिर से सचिन पायलट आवाज बुलंद कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी दल हो, वहां पर ऐसी बातें होती रहती हैं। जब हमारे पास नेतृत्व है, नेतृत्व के साथ में क्या होता है कि कई नेता होते हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांडें होती हैं, उसको हम आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन जितिन जी का जाना किसी प्रदेश के ऊपर अगर इसका फर्क पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में चूंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार में अभी कलह चल रहा था, आपको ज्ञात होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी कहीं और खींच रहे थे, उधर मुख्यमंत्री जी कहीं और खींच रहे थे। उस डैम्प को ये लोग भरने के लिए कि मीडिया में जो एक माहौल बना था कि योगी जी सरकार अच्छा नहीं चला पा रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक कहने लगे थे, उसी चीज का डेंट को। ठीक है, आपका ये मानना है कि उन राज्यों में असर नहीं पड़ेगा, आपका ये मानना, लेकिन देखना होगा कि वाकई में वहां और राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन कांग्रेस के बिखरते युवा नेतृत्व का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि इस सिलसिले के आगे भी जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में विद्रोह के मुहाने से लौटे सचिन पायलट, महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा से लेकर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जैसे कांग्रेस के युवा चेहरे पार्टी की मौजूदा दशा और दिशा से परेशान होकर अपने राजनीतिक भविष्य की वैकल्पिक संभावनाओं पर गौर जरूर कर रहे हैं। तो फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।